30 मिनट्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पूरा रिवीजन बढ़िया से करने वाले हैं हम लोग। सारे टॉपिक को रिवाइज करेंगे और ध्यान रखिएगा, वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखना है, कोई भी चीज मिस नहीं करनी है, जिससे कि आप अच्छी तरीके से वो बातें समझ जाएं। मैं हूं अरविंद सर, वेलकम टू अरविंद एकेडमी। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टॉप क्वालिटी कंटेंट, फिजिक्स सुपर इजी लैंग्वेज में, सुपर इजी फिजिक्स के लिए अरविंद एकेडमी। चलिए बात को शुरू करते हैं। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसको करने वाले हैं 30 मिनट्स के अंदर। कई बच्चों का रहता है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ उनको मिल जाए, तो बड़ी आसानी से मिल सकता है। आपको क्या करना है, अरविंद एकेडमी ऐप को बेटा आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद इसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, देखिए, और वहां पर क्लास 12 फ्री पीडीएफ नोट्स करके एक आपको कोर्स मिलेगा। इसके अंदर जितनी भी पीडीएफ है वो सब अनलॉक हैं, यानी उस क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी। उसको पढ़ाई के लिए आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। मैंने आपके लिए अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल भी बना दिया। यहां पर मैं आपको अपडेट्स और गाइडेंस देता हूं, जिससे कि आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका 100% रिजल्ट आपको मिल सके। और बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मैंने आपके लिए श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए हैं। पीसीएम ऐसे ही क्वेश्चंस बोर्ड्स में आएंगे, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पीसीबी ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो का अलग अलग भी है और पीसीएमबी एक साथ भी है। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये पिछले 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस पर बेस्ड है और मेरे 25 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस इसमें लगा हुआ है। और अच्छी बात क्या है कि पर चैप्टर ये 20 से 25 क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। फुली सॉल्व है, सोल्यूशन के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है, यानी बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और खुशखबरी क्या है कि जहां पर फिजिक्स इन्वॉल्व है, जैसे पीसीएम पीसीबी में फिजिक्स इन्वॉल्व है, तो उसमें मैंने एनसीईआरटी वीडियो सॉल्यूशंस फॉर फुल एक्सरसाइज एंड एग्जांपल्स, यानी पूरी किताब क्लास 12 फिजिक्स के एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स के वीडियो सॉल्यूशंस बनाकर सुपर इजी लैंग्वेज में आपको दिए हैं, जिससे कि आप मेहनत करने को अगर तैयार हो तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगाकर ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स अगर लगा लेंगे तो रिजल्ट शानदार आना पक्का हो जाएगा। तो जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां कई सारे कोर्सेज आपको दिखेंगे जो आपकी हेल्प करने के लिए बनाए गए हैं। उसमें श्योर शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको दिखेगा। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेकर अपनी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं या बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छी तरह कर सकते हैं। चलिए, जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है यानी पढ़ाई का, वो पढ़ाई की बात करते हैं स्टार्ट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स चैप्टर है, ये चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइड करते हुए अब माना जा सकता है। पहले आप समझते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है और इसकी उत्पत्ति कैसे है, मतलब कहां से आई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये जो स्पेक्ट्रम वाला पोर्शन है, इसमें तो अधिकतर बातें याद करनी है और इन दोनों में शुरुआत में थोड़ा समझना है। तो आइए चलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट की तरफ। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट करंट कहां से उपजी या पैदा ही क्यों हुई, उसका आपको सोर्स मिलेगा या उसकी जड़ या रूट मिलेगी इनकंसिस्टेंसी विथ एम्पियर्स लॉ में। इनकंसिस्टेंसी विथ एम्पियर्स लॉ का मतलब क्या है कि हम एक पर्टिकुलर कंडीशन में जब एम्पियर्स लॉ लगाते हैं तो हमें एक रिजल्ट मिलता है, लेकिन एम्पियर्स लॉ उसी कंडीशन में दूसरी तरह से लगाते हैं जो कि वैलिड है, दूसरा वाला भी, तो दूसरा रिजल्ट मिलता है। यानी एक ही जगह हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं एम्पियर्स लॉ से ही, तो दो दो रिजल्ट आपको मिल जा रहे हैं। इसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी, यानी एक जैसा रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। यहां पर देखिए, एक मैंने कैपेसिटर लिया है और इसको हम लोग चार्ज कर रहे हैं बैटरी से। अब यहां पर इस किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर P मान लीजिए, P पॉइंट पर जो कि इस करंट वाले वायर से R डिस्टेंस दूर है, यहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, एम्पियर्स लॉ की मदद से निकालेंगे। तो देखिए, एम्पियर्स लॉ भूल ना गए हूं इसलिए मैंने लिख दिया है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो मैग्नेटिक, इस लूप को क्लोज लूप ले लेते हैं और ये इसका एरिया, जिसको कि ये करंट यहां पे भेद रही है या पेनिट्रेट कर रही है, ये कंडक्शन करंट। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखें तो ये लाइन इंटीग्रल के पैरेलल है। लाइन इंटीग्रल भी इसी तरफ आएगा और बी भी इसी तरफ आएगा। हर जगह आप देखेंगे तो टेंजेंशियली दोनों रहेंगे, तो दोनों के बीच में एंगल थीटा 0 डिग्री हो गया। साथ में आप लूप है तो यहां पे ले लें बी, यहां पे ले लें बी, यहां पे ले लें बी, हर जगह बी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो यहां पर बी डॉट डीएल में बी बाहर चला जाएगा, क्योंकि बी डॉट डीएल में तो देखिए आप जानते हैं ना, इसको मैं ज्यादा एलोबरेट करना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी ये देखिए वैल्यू लिखी जाती है बी डीएल कॉस थीटा। अब थीटा तो हर जगह 0 है, तो ये वैल्यू बन गई बी डीएल कॉस 0। कॉस 0 होता है 1, तो ये बी डीएल हो गया। अब बी डीएल में बी है कांस्टेंट हर जगह, तो ये बी बाहर आ गया। तो बी लाइन इंटीग्रल डीएल
म्यू नॉट, और इसको, इस एरिया को पेनिट्रेट करने वाली जो करंट है वो आई है, उसको आई नेट करंट लिख दिया आप लोगों ने। अब ये देखिए लाइन इंटीग्रल है, यानी इस पूरे लूप का लाइन इंटीग्रल करेंगे तो आपको सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर मिल जाएगा। तो b इंटू टू पाई आर, और ये वैल्यू हो गई म्यू नॉट इंटू आई के बराबर। तो यहां b कितना आ गया, ये टू पाई आर को नीचे रख दीजिए, तो म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, ये मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाल लिया है एम्पियर्स लॉ लगाकर। अब यहीं पर हम क्या करते हैं, इस वायर को मैं अंदर ले लेता हूं, जैसे कि मुझे भी डिस्टर्ब ना हो, आसानी से बात कर सकें। अब ये दूसरी कंडीशन में भी हम एम्पियर्स लॉ लगाने जा रहे हैं, और यहां पर क्या करेंगे, हमने जो लूप लिया है वो लूप का जो मुंह है, ओपनिंग, वो तो हमने ऐसे ही ली है, बाकी इसका शेप लिया है मटके के आधार पर। जैसे पानी का मटका होता है जिसमें आप ठंडा करने के लिए पानी रखते हैं गर्मियों में, तो ये मटका समझ लीजिए पीछे ऐसे है, तो इसका एरिया यहां नहीं है, ये ओपन है, एरिया इधर है। तो इस एरिया को पेनिट्रेट करने वाली कोई करंट नहीं है, क्योंकि इस कैपेसिटर कि प्लेट्स के बीच में कोई करंट नहीं होती, तो आई जीरो हो गया। अब यहां पर आपने बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई यहीं पर निकाल लेते हो मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके लिए सेम चीज लगा दी जो ऊपर लगाई है। अब यहां बी डॉट डीएल, और ये जो करंट की वैल्यू है, क्योंकि इसके एरिया को कोई भी करंट पेनिट्रेट नहीं कर रही है, तो आई की वैल्यू जीरो पुट कर दी, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो देखिए बी इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू जीरो, यानी बी बराबर जीरो। हमने दोनों केस में एम्पियर्स लॉ को ही फॉलो कराया है, जो परमिशन एम्पियर्स लॉ से मिलती है, लेकिन एक रिजल्ट ये आया और एक रिजल्ट ये आया, और दोनों रिजल्ट यहां पर देखें डिफरेंट है। इसी को बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी विथ एम्पियर्स लॉ। अब ये इनकंसिस्टेंसी जो थी, मैक्सवेल साहब ने कहा कि इस कंसिस्टेंसी को दूर करने के लिए डिस्प्लेसमेंट करंट बनानी पड़ेगी। उन्होंने कहा भाई इस प्लेट में ये जो इसकी एरिया है, उसको कौन पेनिट्रेट कर रहा है, तो पता लगा इसके बीच तो भाई फ्लक्स होता है, ये पॉजिटिव चार्ज, आप ऐसे समझे ये नेगेटिव, तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उस वजह से जब ये चार्जिंग कर रहा होता तो इसको पेनिट्रेट करने वाला फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसको कंसीडर करके उन्होंने कहा कि यहां पर हम डिस्प्लेसमेंट करंट को हम पिक्चर में लाएंगे, तो ये इनकंसिस्टेंसी एम्पियर्स लॉ की खत्म हो जाएगी। एम्पियर्स लॉ गलत नहीं है, लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है। तो उन्होंने एक डिस्प्लेसमेंट करंट दे दिया एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ये देखिए फ्लक्स है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसका कंस्टिट्यूशन उन्होंने किया था डिस्प्लेसमेंट करंट को बनाने में। अब उन्होंने मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ दे दिया, तो मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ क्या हो गया, बी डॉट डीएल मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल म्यू नॉट, और आई की जगह लिख दिया आईसी, यानी कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट का मतलब होता है जो वायर से पास होती है, और दूसरी ये डिस्प्लेसमेंट करंट, ये कौन सी करंट हो गई बेटा जी, डिस्प्लेसमेंट, जिसकी वैल्यू यहां लिखी हुई है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। तो ये आपका हो गया बेटा मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ। आपसे पूछें कि मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ आप लिखिए क्या होता है, तो ये दोनों चीजें आप मेंशन कर दीजिएगा, जिससे बात बराबर बन जाए। अब ये जो मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ हमें मिला मैक्सवेल के द्वारा, उसको चेक कर लेते हैं कि उसको लगाने पर क्या कंसिस्टेंसी हमें मिली कि नहीं मिली। तो यहां पर देखिए कंसिस्टेंसी ऑफ मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ से कैसे आती है, पहली कहानी तो वही है जो हमने सीखी थी कि यहां से करंट जा रही है, यहां इस पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, हमने बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई की जगह आईसी प्लस आईडी लिख दिया। अब यहां पर ये जो करंट है वायर के अंदर वाली, वो कंडक्शन करंट तो है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू जीरो है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट तो वहां होती है जहां फ्लक्स में चेंज हो रहा होता है, यहां कोई फ्लक्स में चेंज नहीं। ठीक, अब ये सिंपली हमने आईसी और इसको कैलकुलेट किया, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, ये पहले जैसी वैल्यू आ गई। अब दूसरा देखते हैं सिचुएशन में जहां मटका ले रखा था हम लोगों ने, वहां पर हम लगाने चले, तो बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आईसी प्लस आईडी, और यहां पर कंडक्शन करंट जीरो है, देखिए यहां पर कंडक्शन करंट तो कोई है नहीं, तो म्यू नॉट कंडक्शन करंट की वैल्यू देखिए जीरो रख दी, और आईडी है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसके बीच में फ्लक्स में हो रहा है चेंज, तो इसको म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी रख दिया। अब देखिए ये डी फाई बाई डी टी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक यहां पे कैपेसिटर के बीच में कितना होता है फ्लक्स, ई इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस कंडक्टर, इस कैपेसिटर के बीच में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए हो गया, और सिग्मा का मतलब होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी क्यू अपॉन ए, तो Q अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, तो ये ए बेटा जी इस ए से कैंसिल हो गया, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचा, यानी कि हम
फाई की जगह क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो इस फाई की जगह, ये फाई की जगह हमने क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पुट कर दिया। यहां एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट था, वो बाहर चला गया, ये देखिए, और ये दोनों गए कट। अब ये डी क्यू अपॉन डी टी आ गया। यहाँ डी क्यू अपॉन डी टी क्या होता है, यानी इस पे जो चार्ज पैदा हो रहे हैं उसका जनरेट होने का रेट। तो यही डी क्यू अपॉन डी टी होता है करंट आई। फिर आप बी निकाली तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये सेम रिजल्ट मिल गया जो ऊपर, ये दोनों रिजल्ट आपके सेम आ गए। यानी मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ लगाने पर आपकी जो इनकंसिस्टेंसी थी एम्पियर्स लॉ में, ये खत्म हो जाती है। तो ये बात पूरी जो मैंने बताई 7-8 मिनटों में, ये आपको आनी चाहिए कि इनकंसिस्टेंसी क्या होती है, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ क्या है, और मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ की मदद से कैसे इनकंसिस्टेंसी दूर हुई। कुछ भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। अब आगे लेके चलते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट कहां पैदा होगी, जहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज होगा। ये देखिए डिफाई ई अपॉन डी टी है, और डिफाई ई अपॉन डी टी जीरो हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो हो जाएगी। तो स्टेडी करंट में, स्टेडी करंट का मतलब होता है अगर वायर में 5 एम्पीयर की करंट है तो ना वो घट रही है ना वो बढ़ रही है। स्टेडी करंट के रूप जब होती है तो डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि उसमें फ्लक्स में, कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज नहीं होता। ये बात आप पकड़ के रखिएगा। फिर मैक्सवेल ने क्या किया, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, यानी इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट और मैग्नेटिज्म वाला पार्ट, उनको 4 इक्वेशन में क्लब कर दिया। चारों इक्वेशन उसने खुद नहीं बनाई थी, चौथी बनाई है, चौथी मॉडिफाइड की थी, बाकी इकट्ठा कर दिया, एकत्रित कर दिया। तो ये पहला था गॉस लॉ। तो ये मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए। ये गॉस लॉ आपको पता है, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, बी डॉट डी इज इक्वल टू जीरो। फेरेडे लॉ, ये डिफरेंशियल फॉर्म लिखा, ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। और खुद का मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, जो कि ये लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। तो इन 4 इक्वेशंस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को इन्होंने इकट्ठा कर दिया था मैक्सवेल साहब ने। अब अगला, ये डिस्प्लेसमेंट करंट का पार्ट खत्म होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पार्ट शुरू होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्सीलरेटेड चार्ज से पैदा होती हैं, और इसके अंदर स्पेस में जो ये प्रोपोगेट करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑक्सीलेट करते हैं, और ये दोनों ही का ऑक्सीलेशन जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन ऑफ द वेव है, यानी जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है, ये दोनों उसके परपेंडिकुलर होते हैं। यानी ई बी और ये प्रोपोगेशन ऑफ द वेव तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, एक डिस्टरबेंस है जो एक्सीलरेटेड चार्ज से पैदा हुआ है। इसके, ये लिखा हुआ, इसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और ये दोनों ही परपेंडिकुलर प्रोपोगेशन ऑफ द वेव के भी परपेंडिकुलर होते हैं। कहीं पर डायरेक्शन ऑफ वेव निकालना हो तो ध्यान रखिएगा, ई क्रॉस बी से आप डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, यानी वेव के चलने की दिशा निकालेंगे। ई क्रॉस बी वही वेक्टर वाला फॉर्मूला है। जैसे देखिए, अगर ये उंगली ई की डायरेक्शन में ले लीजिए पंजा राइट हैंड का, और बी की डायरेक्शन में मोड़ेंगे तो ये आपकी अंगूठा प्रोपोगेशन ऑफ द वेव हो जाएगा। यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाई डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जेड डायरेक्शन में। इस बात को याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा बहुत जाता है। अब यहां पे मैंने लिखा सोर्स, तो हमेशा ध्यान रखिए इसका सोर्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो एक्सीलरेटेड चार्ज ही होता है। अगर एक्सीलरेटेड चार्ज ना हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं पैदा होगी। प्रोपोगेशन का डायरेक्शन वो मैंने अभी आपको समझाया, ई क्रॉस बी। हमेशा ध्यान रखिएगा किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव कर रही है, या प्रोपोगेट कर रही है, या चल रही है, वो ई क्रॉस बी से आप निकालेंगे। दूसरी बात ये कि ये ट्रांसवर्स वेव होती हैं, इसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस ही हमारे कोर्स में है, यानी कि कुछ फॉर्मूला नहीं लगाना है। क्यों बोलते हैं ट्रांसफर वेव, क्योंकि जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन ऑफ द वेव है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं ऑक्सीलेट। आप जानते हैं कि कोई भी वेव जिधर चल रही है उसके पार्टिकल अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑक्सीलेट करें तो ऐसी वेव को हम ट्रांसफर वेव कहते हैं, इसलिए ये ट्रांसफर वेव कहलाती हैं। और बाद में जो अब कोर्स में नहीं है, पोलराइजेशन एक इफेक्ट था जो एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव कर देता था कि ये ट्रांसफर वेव है। खैर पोलराइजेशन अब आपके कोर्स में नहीं है। एनर्जी डेंसिटी की बात करेंगे, जब वेव स्पेस में चल रही है तो वो एनर्जी कैरी करती है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है।
देखिए इसके अंदर एक अच्छी बात क्या है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से एनर्जीज होती हैं और दोनों एनर्जी इक्वली बराबर होती हैं आपस में। यानी अगर 100 यूनिट की एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास है तो 50 इलेक्ट्रिक वाले के पास है और 50 मैग्नेटिक वाले के पास है। ये तो 50-50 यानी दोनों बराबर भी हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो डेंसिटी होती है, एनर्जी डेंसिटी, वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डेंसिटी की बात करें तो हाफ बी स्क्वायर आर एम एस इंटू म्यू नॉट। और ये आप ध्यान रख ही पा रहे हैं कि दोनों की एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बराबर होती है। टोटल एनर्जी डेंसिटी की बात करेंगे तो भाई जितना है दोनों को जोड़ दो या एक का डबल कर दो। तो डबल कर देंगे तो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आर एम एस आ गया, इसको डबल करोगे तो बी स्क्वायर आर एम एस अपॉन म्यू नॉट आ गया। दिस इज दी टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी क्या होती है, तो पहले ये समझ में आना चाहिए कि इंटेंसिटी बोलते किसे हैं। तो एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव। जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन हो रहा है उसके नॉर्मल डायरेक्शन में एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया में पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी क्रॉस कर रही है उसको आप बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ द वेव। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला यहां क्या, आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आरएमएस या ई आरएमएस का स्क्वायर इंटू सी, और बी के फॉर्म में लिखेंगे तो बी आरएमएस का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इंटू सी। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गई। अब ये जो बहुत पूछा जाता है, क्या ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है मोमेंटम कैरी करती है, तो ये देखिए मोमेंटम एक्चुअली प्रॉपर्टी मानी जाती थी मैकेनिकल चीजों के, पार्टिकल वाली चीजों की, लेकिन वेव के पास पार्टिकल तो नहीं होता, लेकिन पार्टिकल नेचर होता है। क्यों? क्योंकि ये मोमेंटम कैरी करती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी और मोमेंटम दोनों कैरी करती है। कितना मोमेंटम कैरी करती है? टोटल एनर्जी अपॉन सी। ये यू है टोटल एनर्जी, सी है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी और मोमेंटम दोनों कैरी करती है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो ये रेडिएशन, आर लिखने का मतलब है रेडिएशन प्रेशर। तो रेडिएशन प्रेशर क्या होता है? आई अपॉन सी। आई है इंटेंसिटी, सी है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो ये रेडिएशन प्रेशर भी क्रिएट करती है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। पहली बात कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं ये एक्सलेटेड चार्ज से पैदा होती हैं और इनको चलने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लेती हैं। भाई सूरज की रोशनी धरती तक आती है, कहीं पर भी कई जगह वैक्यूम होगा, चली आती है। लेकिन दूसरी बात इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और प्रोपोगेशन ऑफ द वेव के भी परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए इसको ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। तो ये कहानी सेकंड हो गई। तीसरी कहानी की ई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो वेक्टर्स हैं वो सेम फेज में होते हैं। सेम फेज का मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा उसी समय मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम वैल्यू लेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी मिनिमम वैल्यू लेगा। यानी साथ साथ बढ़ेंगे, साथ साथ घटेंगे, जिएंगे साथ, मरेंगे साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज में होते हैं, ऐसे याद रखिएगा आप। अच्छा, अगली बात करते हैं हम लोग कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कई प्रकार की भी आप देखेंगे। जैसे लाइट हमारी जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, गामा रेज, एक्स रे, रेडियो वेव्स, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इन सब का वैक्यूम में जो स्पीड होता है वो सेम होता है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। तो C इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸। वैक्यूम में सबकी स्पीड सेम, और जो मीडियम में बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट डिफरेंट स्पीड होती है। यानी V इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट, इससे या C अपॉन एन स्पीड ऑफ लाइट अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, इससे निकाल सकते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए कि जो एम्पलीट्यूड रेशियो होता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स का वो C के बराबर होता है। तो E नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू C, और C की वैल्यू है 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसको याद रखिएगा, एक एक नंबर में कहीं भी टपक सकता है। नंबर 6 पॉइंट हम लोग देखते हैं कि एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है एवरेज। तो एनर्जी डेंसिटी आप देखेंगे तो U की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर RMS और इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट B RMS का स्क्वायर। ये एनर्जी डेंसिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बेटा।
अब अगली बात देखते हैं कि भाई जो ये लीनियर मोमेंटम कैरी करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो u अपॉन सी के बराबर कैरी करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट नहीं होते। ऐसा भ्रमित आप हो सकते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं, तो कहीं पर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये घूम जाएगी, नहीं घूमती। जो प्रकाश या लाइट होती है, कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड हो तो ये डिविएट नहीं होता। साथ में ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो आपको रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है, इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ आपको दिखाई पड़ता है। अगली बात कि जो इसके जो ऑप्टिकल इफेक्ट्स हैं, यानी कि जो जिसकी वजह से हम देख पाते हैं रोशनी वाले इफेक्ट, वो इसलिए होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का एम्पलीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से ज्यादा होता है। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है इसके ऑप्टिकल इफेक्ट के लिए। तो ई नॉट इज मच ग्रेटर देन बी नॉट। तो इसको पकड़ के रखिएगा, रिस्पॉन्सिबल कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑप्टिकल इफेक्ट्स के लिए। अब इसका तीसरा पार्ट आता है सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या चीज होती है? जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी को ऑर्डरली अरेंज कर देते हैं। ऑर्डरली अरेंज करने का मतलब घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में, तो ऐसे को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जैसे आप देखें यहां लिखा फ्रीक्वेंसी, तो इस डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई आपको मिलेगी। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। और यहां पर आप बात करें तो वेवलेंथ ऐसी डायरेक्शन में बढ़ते हुए दिखेगी। तो ये फ्रीक्वेंसी का ये ऑर्डरली है ना, बढ़ते हुए क्रम में, ये इधर बढ़ते हुए, ऐसे जाओगे तो घटते हुए। तो शुरू में बात की जाए तो लॉन्ग रेडियो वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम और वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और वेवलेंथ घटेगी। सबसे ज्यादा बात की जाए गामा रेस की, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है और वेवलेंथ सबसे कम है। जो विजिबल रेंज होती है वो इसके बीच में छोटा सा पोर्शन होती है जो कि फॉल करती है। इसकी वेवलेंथ की बात करें तो 4000 एमस्ट्रॉम, ये नैनोमीटर में लिखा है, एमस्ट्रॉम में 4000 हो जाएगा। और जो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा 7000 नैनोस्ट्रॉम के बीच में रहती है। तो इट इज ए वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक, बाकी देखिए यहां पर शॉर्ट वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अलग अल्ट्रावायलेट, एक्सरे वगैरह आती हैं। अब इसकी अलग अलग बातों को हम याद रखेंगे। क्या क्या चीज याद रखनी है कि रेडियो वेव्स की वेवलेंथ के बारे में, इसके यूजेस, इसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और कैसे बनती हैं, ये घुमा के पूछ लेते हैं एक दो नंबर में। तो रेडियो वेव्स क्या होती हैं? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती हैं या मिनिमम फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। इनका यूज क्या है? टेली कम्युनिकेशन में या रेडियो एस्ट्रोनॉमी में इसका यूज किया जाता है। वेवलेंथ है 600 मीटर से लेकर 0.1 मीटर तक। फ्रीक्वेंसी है 500 किलोहर्ट्ज से लेकर 1000 मेगाहर्ट्ज तक। और कैसे बनती हैं? एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्जेस इन कंडक्टिंग वायर्स और ऑक्सीलेटिंग सर्किट्स। ये ध्यान कर लीजिएगा। ये रेडियो वेव्स की सारी बात हो गई। नॉर्मली किसने डिस्कवर्ड की प्रॉपर्टीज नहीं पूछते, इतनी चीज पूछते हैं शुरू की जो मैंने बताई है। अगली माइक्रोवेव की बात करेंगे तो दे आर दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि जिनकी जो वेवलेंथ होती है वो रेडियो वेव से छोटी होती है, बस जस्ट छोटी होती है। और कहां यूज किए जाते हैं? तो राडार सिस्टम में, एयरक्राफ्ट नेविगेशन या माइक्रोवेव ओवन, जो घर में खाना बनाने के लिए काम आता है। बनाने का मतलब केक वेक बनाते हैं और भी बहुत सारी चीजें बनाती होंगी मम्मी अगर माइक्रोवेव होगा तो उसमें वेवलेंथ की रेंज क्या है? 0.3 मीटर से लेकर 10 की पावर -3 मीटर तक। फ्रीक्वेंसी 10 की पावर 9 हर्ट्ज से लेकर 10 की पावर 12 मेगा हर्ट्ज तक। और क्या सोर्स है, कैसे बनती है? तो ऑक्सीलेटिंग करंट इन स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स लाइक क्लेस्ट्रॉन्स या मैग्नेट्रॉन्स एंड गन डायोड्स। ये चीजें आपको याद होनी जरूरी हैं, आजकल पूछ लेते हैं। अब अगली आती है इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड को थर्मल वेव भी बोलते हैं, हीट वेव्स भी बोलते हैं। तो इंफ्रारेड क्या होता है? लो फ्रीक्वेंसी और लॉन्ग वेवलेंथ होती है। इंफ्रारेड का मतलब है फ्रीक्वेंसी के टर्म में रेड फ्रीक्वेंसी से कम की फ्रीक्वेंसी, इंफ्रा नीचे वाला। तो इंफ्रारेड, रेड से कम फ्रीक्वेंसी होगी तो इंफ्रारेड आपको मिलेगा। कहां कहां यूज होगा? रिमोट कंट्रोल जो आप यूज करते हैं, जैसे मैं ये रिमोट यूज कर रहा हूं, इससे जो रेज निकल रही हैं वो आपकी इंफ्रारेड रेज हैं, है ना। ऐसे नेकेड आई से नहीं दिखेंगी, लेकिन देखना चाहें तो मोबाइल कैमरा ऑन करके इसको ऊपर लगा देंगे तो इसको जब क्लिक करोगे, ऑन करोगे तो दिखाई पड़ती है। नेकेड आई से नहीं दिखती है, लेकिन मोबाइल का कैमरा पकड़ लेता है।
तो वेवलेंथ रेंज की बात करें, ये अच्छा, ये मस्कुलर कंप्लेंट्स, ये जिनको मसल्स पुल वगैरह हो जाती हैं, वहां के हीट करने के लिए यानी सेकाई के लिए अक्सर शहरों में कई सेंटर्स खुल गए हैं जो सेकाई की बात करते हैं। तो ये इंफ्रारेड वेव से ही सेकाई की जाती है। जो फिजियोथेरेपी सेंटर होता है, आपने सुना होगा, किसी का हड्डी हड्डी अकड़ जाता है जैसे, तो वो एक्सरसाइज करने के लिए 15-20 दिन जाता है। एथलीट्स भी जाते हैं कभी कभी, जैसे बुमराह भी जा रहे होंगे, उनको चोट लग गई है, मतलब ऐठन आ गई है। तो इन रीडिंग द सीक्रेट राइटिंग्स रीड करने के लिए एंशिएंट वॉल्स पे, और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को समझने के लिए, ये वेवलेंथ की रेंज है 5 × 10⁻³ मीटर से लेकर 10⁻⁻6 मीटर तक, और फ्रीक्वेंसी की रेंज है 10⁻11 हर्ट्ज से लेकर 5 × 10⁻14 हर्ट्ज तक। हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल से ये बनाई जाती हैं। अगला आता है विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट जानते ही देखने के काम आती है, बिना इसके तो हमारे लिए दुनिया अंधेरी है, तो विजिबल लाइट चाहिए, अराउंड वर्ल्ड को हम देख सकते हैं, और कुछ केमिकल रिएक्शंस को भी इनिशिएट करती हैं। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री वगैरह में, जैसे फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में जो होता है वो सनलाइट में ही होता है, तो सनलाइट चाहिए, यानी वो केमिकल रिएक्शंस को आगे कैटलिस्ट की तरह काम कर सकती हैं या पार्टिसिपेट करती हैं। वेवलेंथ रेंज कितनी है? 8 × 10⁻⁷ मीटर से लेकर 4 × 10⁻⁷ मीटर तक, और फ्रीक्वेंसी की रेंज याद कर लीजिएगा, 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर 7 × 10⁻14 हर्ट्ज तक। और ये कहाँ कैसे पैदा की जाती है विजिबल लाइट? रेडिएटेड बाय एक्साइटेड एटम्स इन आयनाइज्ड गैस एंड इंडेसेंट बॉडीज, उसके हिसाब से पैदा की जाती हैं। अब अल्ट्रा यूवी रेज आती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज। तो अल्ट्रा वायलेट रेज क्या होता है? लाइट में इनकी फ्रीक्वेंसी रेड कलर से, इनकी फ्रीक्वेंसी वायलेट से ज्यादा होती है, तो अल्ट्रा बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट, वायलेट से ऊपर फ्रीक्वेंसी के टर्म में। ठीक, ये फूड प्रिजर्वेशन में काम आती है। जो पैक्ड फूड आते हैं, यूवी ट्रीटमेंट कर देते हैं तो बैक्टीरिया मर जाते हैं, तो लंबे समय तक फूड आपका प्रिजर्व रहता है, खाने लायक रहता है। और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की भी स्टडी करने के काम आता है। कई घरों में आरओ लगा होगा, तो आरओ में यूवी बल्ब लगा होता है, नीला नीला जलता है वो, तो जो भी पानी आता है यूवी बल्ब लगा देते हैं, उससे वो किल कर देता है बैक्टीरिया को, तो पानी शुद्ध हो जाता है। लोग कहते हैं कि अगर कहीं नदी में या झरने में बहता हुआ पानी है, तो अगर उसमें रुका नहीं, बहता हुआ है, तो सूरज की रोशनी में यूवी रेज होती हैं, तो वो किल कर देती हैं बैक्टीरिया से। इसलिए बहते हुए झरने या बहती हुई नदी में अगर वो स्वच्छ पानी दिखे देखने में, तो पीने लायक रहता है, क्योंकि जो सूर्य देवता है वो बैक्टीरिया को मारे रहते हैं। अच्छा, इसकी वेवलेंथ रेंज कितनी है? 3.5 × 10⁻⁷ मीटर से 1.5 × 10⁻⁷ मीटर तक, और ये फ्रीक्वेंसी होगी 10⁻16 हर्ट्ज से 10⁻17 हर्ट्ज तक। याद रखिएगा, ये तीन चीजें, ये यूजेस भी और कैसे पैदा की जाती हैं, ये भी आजकल पूछा जा रहा है। हाई वोल्टेज गैस डिस्चार्ज ट्यूब्स, आर्क्स, आयरन्स एंड मर्करी, द सन से भी मिलती है, तो ये आप पकड़े रहिएगा। अब आती है एक्सरे। तो एक्सरे का नाम सुना होगा, हो सकता है कभी आपको डॉक्टर के पास आप गए हो तो एक्सरे कराने की बात की गई हो। तो एक्सरे क्या होता है? इनका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो अल्ट्रावायलेट से ज्यादा होता है, इसलिए इनकी भेदने की क्षमता, पेनिट्रेट करने की क्षमता बढ़ जाती है। हमारे शरीर में भी हमारे जो फ्लैश होता है ना, गोश्त, उसको ये मांस को भेद लेती हैं, लेकिन हड्डियों को भेद नहीं पाती। तो कभी ऐसा हो जाए कि चोट वोट लग जाए, आप डॉक्टर के पास जाएंगे हड्डी वाले, तो कहता है एक्सरे करा लाओ, इसलिए कि वो देखना चाहता है कि हड्डी में तो क्रैक नहीं है, क्योंकि हड्डी से हड्डी वाइट वाइट दिखती है, क्योंकि इसको ये भेद नहीं पाती और बाकी को भेद लेती है फ्लैश को। तो एक्सरे का मेडिकल इस्तेमाल भी काफी ज्यादा है, केवल हड्डी के टूटने में एक्सरे इस्तेमाल नहीं होता। आपके लंग्स, कोविड कॉल में बहुत एक्सरे हुए, सभी में एक्सरे कराने पड़े, तो चेस्ट का एक्सरे, पेट का एक्सरे और भी कई जगह का एक्सरे कराया जाता है। साथ में जो मैलिग्नेंट ग्रोथ होती है, मैलिग्नेंट ग्रोथ का मतलब होता है कैंसरियस सेल, जो अनकंट्रोल्ड टिश्यू ग्रोथ होती है, उसको भी किल करने के काम आती है एक्सरे। उस पर मारते हैं तो मर जाते हैं टिश्यूज। और इसकी वेवलेंथ रेंज है 100 एमएस्टॉर्म से 0.1 एमएस्टॉर्म पर। फ्रीक्वेंसी रेंज है 10⁻18 हर्ट्ज से लेकर 10⁻20 हर्ट्ज तक। कैसे बनाते हैं? सडन डिक्लेरेशन ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को एकदम से डीएक्सेलरेट कर देते हैं बाई हैवी मेटल टारगेट से, तो एक्सरे पैदा हो जाती हैं। अब लास्ट वाली आती गामा रेज। तो गामा पहलवान है ये, यानी इनके पास सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। ज्यादा फ्रीक्वेंसी होने का मतलब है ज्यादा एनर्जी होना, तो बहुत पेनिट्रेशन पावर काफी गामा रेज की बढ़ जाती है। तो रेडियोथेरेपी विभाग होता है हर हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल्स में, मल्टी स्पेशलिटी में, वही कैंसरियस सेल को मारने के लिए रेडियोथेरेपी यानी सेकाई करके मारते हैं उसको। ट्रीटमेंट ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, क्या स्ट्रक्चर पढ़ने के काम आता है, और न्यूक्लियर रिएक्शन भी इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि गामा रेज क्या होती हैं, इस पे चार्ज नहीं होता, तो जब आप मारेंगे तो ये न्यूक्लियस तक घुस जाने की क्षमता रखती हैं, इसलिए
न्यूक्लियर रिएक्शंस को इनिशिएट कर सकती हैं। इसकी वेवलेंथ है 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻10 मीटर तक, और फ्रीक्वेंसी है 10⁸ हर्ट्ज से लेकर 10⁻22 हर्ट्ज तक। रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई एंड न्यूक्लियर रिएक्शन से पैदा होती कोबाल्ट 60 जो है ये प्योर गामा रे का सोर्स है। ये पूरा मैंने चैप्टर आपको रिवाइज करा दिया। जाने से पहले याद दिलाऊंगा, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पीसीएम है, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पीसीबी, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे, ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पिछले 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस और 25 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से मैंने एकदम वही सवाल पिकअप किए हैं जिसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और 20 से 25 क्वेश्चन पर चैप्टर है, तो आप ज्यादा क्वेश्चन नहीं आसानी से लगा सकते हैं, और फुली सॉल्व्ड है। जो आप सॉल्व सॉल्यूशन के लिए कहीं भागना नहीं है, बोर्ड्स टारगेटेड क्वेश्चन है, यानी बोर्ड में इसी प्रकार के सवाल आते हैं। और खुशखबरी क्या है कि जहां पर फिजिक्स वाला इन्वॉल्वमेंट है सब्जेक्ट का, वहां पर मैंने एनसीईआरटी वीडियो सॉल्यूशंस पूरी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स पूरी किताब के क्लास 12 फिजिक्स के मैंने वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड करके सरल भाषा में आपको दे दिए हैं। आप मेहनत करके श्योर शॉट लगा लीजिए, और थोड़ी मेहनत करने के लिए टाइम अगर बचा रखे हो तो एनसीईआरटी भी लगा लीजिएगा, बहुत शानदार रिजल्ट आएगा। जो बच्चे श्योर शॉट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको कई सारे सुटेबल हेल्पफुल कोर्सेज मिलेंगे। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन भी वहां दिखाई पड़ेगा, तो आप उसको लेकर अपनी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय बेटा।